नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 19 जनवरी 2021 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपने पहले आर्टिकल पर आते हैं और ये आर्टिकल वर्तमान कोविड-19 महामारी के समय में खासतौर पे जेल में जो स्थितियां हैं उसको लेकर एक तरह से एक विवेचना करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो हमारे जेल हैं वहाँ पर कैदियों की संख्या जितनी वहाँ पर हो सकती है उससे काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो भीड़ की स्थिति है जेलों में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पर्याप्त जेल नहीं है और कैदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अंडर ट्रायल बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी ऐसे लोग जिनके सामान्यतः जो अपराध के लिए उनको पकड़ा गया है उसमें वो बरी हो सकते हैं या उनके ऊपर अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जेल में रहने के कारण कोविड-19 से प्रभावित होते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की एक विफलता को दिखाता है। तो यहाँ आर्टिकल के माध्यम से यह समीक्षा की गई है कि किस तरह से हम जेल की जो स्थितियाँ हैं वो वर्तमान महामारी के समय हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह आर्टिकल पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल संपादकीय का हिस्सा है और इसे जीएस पेपर 2 में आप गवर्नेंस के हिस्से से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोविड-19 में जेल में जो बंद कैदी हैं उनके संक्रमित होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। कारण यह है कि जेलों में जो भीड़ की स्थिति है वो काफ़ी अधिक है, यानी जितनी वहाँ पर कैपेसिटी या क्षमता है उससे ज़्यादा कैदी हैं, तो संक्रमण की संभावना यहाँ पर काफ़ी प्रबल मानी जाती है। अगर हम इसके आंकड़े भारत की तुलना में अन्य देशों में देखें तो भारत में जेल की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों को देखें, इन देशों में जो कैदियों की संख्या है और जो जेल है वो काफ़ी पर्याप्त माने जाते हैं। तो अगर वहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बड़े पैमाने पर कैदियों में फैला और अमेरिका में तो जो प्रमुख जेल थी उन्हें हॉटस्पॉट एक कह सकते हैं कि कोविड-19 के प्रमुख सेंटर्स के रूप में माना गया। ये स्थिति दिखाती है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अगर जेल में ये महामारी का प्रभाव बढ़ सकता है तो भारत में इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के अगर हम 1894 के जेल अधिनियम की बात करें तो राज्य सरकारों को विशेष रूप से जिम्मेदार बनाया गया है जेलों के संबंध में। तो राज्य सरकारों को एक तरह से जिम्मेदारी बनती है। अगर हम बीते समय में देखें तो जेल में जो स्थितियां हैं उनमें एक तरह से नागरिकता और जो गरिमा है उसके पैमाने पर एक तरह से स्थितियों को बढ़ाया गया है, यानी जो नागरिक जेल में बंद हैं उनके जो अधिकार हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ी है। और इसी स्थिति में देखें तो ये जो जेल है इन्हें सुधार घर या सुधार गृह के रूप में एक तरह से विकसित किया गया है और भारत में इस तरह के 60 से अधिक न्यूनतम सुरक्षा वाले और खुली जेलें स्थापित की गई हैं, जहां पर उद्देश्य यह है कि जो कैदी हैं उनका एक तरह से हृदय परिवर्तन करके उनमें अपराध की जो भावना है उसको समाप्त करके उन्हें सामान्य नागरिक के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो आप जेल न करके इसको सुधार गृह या रिफॉर्म हाउस एक तरह से कह सकते हैं। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा ये कहता है कि 2019 की जो रिपोर्ट है इन सुधार घरों में अगर हम देखें तो लगभग 4.5 लाख कैदी हैं, जिसमें 3.3 लाख अंडर ट्रायल कैदी हैं, यानी अभी उनका ट्रायल एक तरह से होना बाकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनको केवल अपराध के एक शक में गिरफ्तार किया गया है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा जेलों में है। तो इसीलिए कोविड-19 से कहीं ना कहीं इनका संरक्षण करना काफ़ी आवश्यक है। इन अंडर ट्रायल कैदियों की अगर हम बात करें तो हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी है उसकी धारा 167 ये कहती है कि अगर जांच 24 घंटे में पूरी नहीं होती है तो इस तरह से जो व्यक्ति किसी भी अपराध में लिप्त उसे माना जा रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर जांच 24 घंटे के अंदर में पूरी होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो लगभग 3.3 लाख अंडर ट्रायल कैदी गिरफ्तार हैं। तो ये स्थिति काफ़ी यहाँ पर चिंताजनक दिखती है। जब भी इस तरह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 1898 का अगर हम मूल सीआरपीसी को देखें तो वहां पर यह अवधि 15 दिन की रखी गई थी गिरफ्तार करने की। आगे चलकर इसको बढ़ाकर 90 दिन किया गया और आज अगर हम देखें तो कुछ अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो ये अनिश्चित काल तक, यानी किसी भी तरह की समय सीमा नहीं है। तो लंबे समय तक अंडर ट्रायल में अगर लोगों को गिरफ्तार करके रखा जाता है तो जेल में कैदियों की संख्या एक तरह से बढ़ती है, यानी वो लोग जिन पर सिर्फ अपराध होने का शक है, उस पर अभी अपराध साबित नहीं हुआ है या उस पर अभी ट्रायल नहीं किया गया है, तो ये स्थिति दिखाती है कि जो अपराध की श्रेणी में नहीं भी हैं और संभावनाएं ज़्यादा हैं कि वो बरी हो सकते हैं, वो इस महामारी के एक तरह चपेट में आ सकते हैं। और कारण क्या रहेगा कि सरकार के द्वारा उनको एक तरह से जेलों में रखा गया है, तो सरकार एक तरह से इसके लिए उत्तरदायी हो जाती है। तो ये प्रक्रिया दिखाती है कि सरकार को जेल में जो बंद व्यक्ति हैं
उनको महामारी से बचाने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनानी चाहिए, क्योंकि उनको महामारी के नज़दीक ले जाने का काम भी सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो ये स्थिति दिखाती है कि सरकारों को इसके लिए जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी वर्तमान कोविड-19 महामारी में। इन अंडर ट्रायल अगर हम 3.3 लाख कैदियों में देखें तो लगभग 2.2 लाख ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट की कोई संभावना ही नहीं है, या माना जा रहा है कि उनको सामान्यतः कि वो छोड़ दिए जाएंगे, यानी केस इतना कमजोर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 4.5 लाख सुधार गृह में हैं, उसमें लगभग आधों की संख्या ऐसी है जिनमें चार्जशीट भी नहीं जाएगी और वो बरी होने की संभावना उनकी प्रबल दिख रही है। तो ऐसे में इन व्यक्तियों का एक तरह से जो अधिकार है कि उनको स्वस्थ रूप में बाहर लाया जाए, यानी सामान्य जीवन में जो वापस जाएं तो स्वस्थ रहें, तो कोविड-19 से बचाव करने के लिए सरकारों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अंडर ट्रायल कैदियों की अगर हम बात करें तो पहले से जेल में बंद जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए सबसे बड़े खतरा माने जाते हैं। इसी के साथ साथ जेल प्रशासन के जो व्यक्ति हैं उनकी मिलीभगत भी सामने आई है, और इस कारण से जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनके मानवाधिकारों का सबसे अधिक एक तरह से उल्लंघन होता है। तो जेलों में जो भीड़ है वो बढ़ी हुई है, उसी के साथ साथ रहन सहन की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, और अन्य कैदियों के द्वारा एक तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब संभावनाएं अंडर ट्रायल कैदियों के लिए बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो किसी तरह के पेशेवर अपराधी नहीं है और उन पर कोई अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अंडर ट्रायल जो कैदी हैं आपराधिक सिद्ध नहीं होने के बाद भी वो भविष्य में बड़े अपराध की ओर बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो आचरण है उसमें जो हम सुधार करना चाहते हैं वो प्रक्रिया एक तरह से प्रभावित होती है। तो कोविड-19 के समय हमें एक दूसरा पक्ष भी देखना होगा कि जेलों में जो ये जो भीड़ है, यानी ऐसे लोग जो अंडर ट्रायल हैं या जिनके बरी होने की संभावनाएं प्रबल हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें जेलों से अलग करके उनके अधिकारों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनके लिए अगर हम केवल व्यक्तिगत उनके अधिकारों को देखें तो वो तो कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हो ही रहा है, जो हमने भी डिस्कस किया, लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि उनके जो परिवार हैं, यानी अगर उनके बच्चों की बात करें या उनके अन्य जो संबंधी हैं उस पर भी एक तरह से गलत प्रभाव पड़ता है। खासतौर पर अगर उनके बच्चों की हम बात करें तो उनका जो बचपन है वो प्रभावित एक तरह से होता है। इन कैदियों के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उचित रूप में प्रबंध नहीं किया जा सकता है, और समाज कहीं ना कहीं उनको एक तरह से एक अलग थलग करके रखता है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल गया हुआ है या किसी भी तरह से जेल में वो बंद रहा है तो समाज में एक तरह से उसको अलग थलग करने की एक प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। तो ये हमारे समाज में अभी भी एक बहुत गलत प्रथा है कि जो व्यक्ति जेल में गया है वो अपराधी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के कारण लोग जेल जाने की जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को किसी भी तरह बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो जेल गए हैं और बरी भी होते हैं तो समाज में उनकी स्वीकारोक्ति बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से उनके बच्चों के लिए आने वाली जो समय की स्थिति है वो चाहे स्कूलों में बात करें या अन्य जगह पर वो काफी खराब हो जाती है, और ये स्थिति बच्चों को खासतौर पर यानी जो कैदियों के बच्चे हैं उनको अपराध की ओर ढकेलती है, और ये आंकड़ों से एक तरह से सिद्ध हुआ है। तो ऐसे बच्चे खासतौर पर लड़कियों की अगर हम बात करें तो अपराध के रास्ते पर या गलत रास्ते पर अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो इसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। तो इस तरह के कैदियों के जो अधिकार हैं उनको अगर संरक्षित किया जाएगा तो उनके परिवार के जो अधिकार है उनका संरक्षण भी हो पाएगा। महामारी में अगर हम देखें तो कैदियों के सामने दो प्रमुख समस्याएं आ रही हैं। पहला कि एक स्थान पर वो स्थिर होकर रह रहे हैं। एक स्थान पर स्थिर होने का मतलब ये है कि जब जेलों में उनको बंद किया जा रहा है तो अगर महामारी फैली हुई है तो वो ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां सुरक्षित है, या मान लीजिए अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनके निवास है वहां वो जा सकते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन जेल में बंद होने के कारण वो स्थिति उनके लिए एक तरह से नहीं बनती है। और दूसरा पहले के कारण ही एक तरह से बनता है कि जब आप एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी एक जेल में आप रह रहे हैं और वहां भीड़ भी काफी है, तो ये संभावनाएं आपको संक्रमण के काफी नजदीक ले जाती हैं। तो ये दोनों स्थितियां मिलकर जेल में जो कैदी हैं उनके लिए संभावनाएं महामारी के समय काफी खराब कर देते हैं। हमें करने की जरूरत क्या है? तो जेल सुधार का अगर हम मामला यहाँ पर देखें तो जेल सुधार की प्रक्रिया अगर अपनाई जाए तो ये सिर्फ महामारी नहीं, सामान्य स्थितियों में भी जेल की जो हमारे यहाँ खस्ताहाल स्थिति है उसको एक तरह से नियंत्रित करने में हमारी मदद करेगा। जेल में जो भीड़ है उसको किस तरह से कम किया जाए? तो जेल पर्याप्त जितनी क्षमता है उतने ही कैदी वहां पर आ पाए, इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ सुधार करने की जरूरत है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता है इसमें एक संशोधन किया गया 2005 के पार्ट पर, और धारा
436 ए को जोड़ दिया गया। तो धारा 436 ए ये कहती है कि ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनके लिए मृत्युदंड की परिकल्पना है, यानी जहां पर मृत्युदंड दिया जा सकता है, ऐसे अपराधों को अगर हम छोड़ दें तो इन अपराधों को छोड़कर जो भी अपराध हैं उसमें अगर कोई अंडर ट्रायल व्यक्ति है तो वो व्यक्तिगत अपने बॉन्ड पर यानी निजी मुचलके पर यानी अपने एक व्यक्तिगत बॉन्ड के आधार पर जो न्यायालय के द्वारा मूल्य दिया जाए उस मूल्य को एक तरह से देकर वो अपनी रिहाई एक तरह से कर सकता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि बिना जमानत के भी हो सकता है, यानी वो किसी भी तरह का ऐसा व्यक्तिगत बॉन्ड ना भरे और उसको रिहा किया जा सकता है अगर जिस अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया है, मान लीजिए उस अपराध में जो अधिकतम कैद है वो 3 साल की है और वो मान लीजिए पिछले 2 साल से जेल में बंद है, तो जितनी अवधि के लिए अपराध में उसको जेल जाना है अगर उसके आधे से ज्यादा समय के लिए वो पहले से ही जेल में है तो उसको रिहा किया जा सकता है बिना किसी जमानत के। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि बिना जमानत के अंडर ट्रायल द्वारा हिरासत में रहने की अवधि अधिकतम कैद की आधी से अधिक अवधि के लिए अगर है तो उस व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। तो ये धारा 436 ए के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे अंडर ट्रायल जो कैदी हैं जो अधिकतम जो कैद की सीमा है उसके आधे से ज्यादा समय अगर जेल में रह चुके हैं तो वो बिना जमानत के उनकी रिहाई संभव हो सकती है या वो अपना व्यक्तिगत बॉन्ड भरकर भी अपनी रिहाई सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर ये प्रक्रियाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जेलों में भीड़ दिखती है उसकी भी स्थिति कहीं ना कहीं नियंत्रित होगी और ये जेल में जो माहौल है या जेल के जो कैदियों के अधिकार हैं उनको और ज्यादा संरक्षित करने में मदद करेगा। 2005 का ये जो संशोधन लाया गया इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि भीड़ को कम किया जाए जेलों में और निष्पक्षता एक तरह से बनाई जाए, यानी जो व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया है अगर आधे से ज्यादा जो अपराध की कैद की सीमा है उसमें वो जेल रह चुका है तो कहीं ना कहीं उसका अधिकार बनता है कि अगर उसके ऊपर अभी भी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है तो उसको रिहा किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक निष्पक्षता दिखाता है, यानी जो हमारी कानूनी प्रक्रिया उसकी एक निष्पक्षता को दिखाता है। हमारी कानूनी प्रक्रिया कहती है अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है या उसके दोषी होने की संभावना न्यूनतम है तो उसका संरक्षण भी कानून की प्रक्रिया में मजबूत रूप में किया जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों तथ्यों को दिखाता है 2005 का ये जो संशोधन किया गया और धारा 436 ए को इसमें जोड़ा गया। हमने प्रारंभ में डिस्कस किया है कि जेल की अगर हम बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है और सार्वजनिक स्वास्थ्य वो भी एक तरह से राज्य सूची का विषय है। लेकिन जब हम बात करते हैं संक्रामक रोगों से निपटना तो ये संवर्ती सूची में, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं संक्रामक रोगों से जो एक फैलाव उनका हो सकता है उसको रोकने की प्रक्रिया में केंद्र का भी एक तरह से मजबूत दखल हो सकता है। तो जेलों में ये जो संक्रामक रोग कोविड-19 फैल सकता है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्यों के साथ मिलकर एक तरह से प्रयास किया जाना चाहिए। इसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम जेलों में जो संक्रामक रोग फैलने की संभावना कोविड-19 की है उसको हम रोक सकते हैं और उनके जो अधिकार है उनका भी संरक्षण एक तरह से किया जा सकता है। हमने जो डिस्कशन किया उसके आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखिएगा। कोविड-19 महामारी के समय भारत में कैदियों की स्थिति की समीक्षा आवश्यक है, विस्तृत चर्चा करें। तो आवश्यक क्यों है, बेसिकली आपको इसके ऊपर फोकस करना है। आप बता सकते हैं अमेरिका ब्रिटेन में किस तरह से जेलों में हॉटस्पॉट पाए गए कोविड-19 के, तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी हो सकती है और आंकड़े ऐसे आए भी हैं कि बड़ी संख्या में जेल में जो बंद कैदी हैं वो भी कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि जेल बात करें तो प्रशासन का हिस्सा है। तो प्रशासन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और अभी उसको अपराधी घोषित नहीं किया गया है तो उसको स्वस्थ रूप में रखना कहीं ना कहीं शासन की जिम्मेदारी है। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं कि एक विवेचना करने की आवश्यकता है जो वर्तमान में जेलों की स्थितियां हैं। यहाँ पर हम जेल में जो सुधार करने की हमने बात करी, जो हमने नया एक संशोधन ऐड किया है 436 ए, उसके संबंध में भी एक तरह से आप बता सकते हैं। या आप बता सकते हैं कि संक्रामक रोगों से निपटने के लिए जो संवर्ती सूची में है तो केंद्र सरकार को भी पहल करनी है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर सकते हैं। जबकि जेल की बात करें तो वो राज्य का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य वो भी एक तरह से क्या है, राज्य का विषय है। तो आप बता सकते हैं किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में जो सहयोग है वो एक तरह से कैदियों की स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और साथ साथ उनमें महामारी का जो विस्तार है उसको रोकने में भी मदद करेगा। इस आधार पर अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल पर आते हैं। माइनिंग इन इंडिया इक्वल्स सेलिंग द फैमिली गोल्ड। यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल के माध्यम से ये कहा गया है कि भारत में जो भी खनन की प्रक्रिया है तो खनन के माध्यम से जो भी हम उपयोगी खनिज को निकाल रहे हैं और उनका आर्थिक उपयोग कर रहे हैं
तो खनिज का तुरंत जो मूल्य मिल रहा है वो तो हम एक तरह से देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि खनिज एक तरह से क्या है, वो एक विरासत है जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना है। तो ये जो विरासत है उसको एक तरह से हम क्या है, उसका मूल्य नहीं देख रहे हैं, हम केवल आर्थिक मूल्य के आधार पर जो भी खनिज है उनका बड़े पैमाने पर खनन कर रहे हैं। तो हमें एक विरासत के रूप में जो खनिज है जो अगली जनरेशन तक भी जाना है। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जब हम सतत विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह के खनन पर एक तरह से जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर खनन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है। पेज नंबर 6 पर यह आपका संपादकीय का भाग है और जीएस पेपर 3 में इसको आप इकोनॉमी के पार्ट से जोड़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज भी शामिल है एक साझा विरासत है, जहां राज्य लोगों की ओर से ट्रस्टी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियों को विरासत का लाभ मिले। तो ध्यान रखें, आप आर्थिक मूल्य सिर्फ खनिज का नहीं दे सकते हैं, वो एक विरासत है जिसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी जाना है। तो इस आधार पर हमारी राष्ट्रीय जो खनिज नीति है उसमें खनिज को एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है। जब हम बात करते हैं कि राज्य एक तरह से जो भी प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज है उसके एक ट्रस्टी या प्रबंधक के रूप में है, तो उसका प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो साझा उत्तराधिकार है, जो विरासत है, उसको एक तरह से बनाए रखें, यानी अगली जनरेशन तक भी वो पहुंचे, और ट्रस्ट का जो कोष है उसको बनाए रखें, यानी साथ साथ जो भी एक तरह से आर्थिक संसाधन बन रहा है उसको भी मजबूती से आगे बढ़ाएं। तो खनिज का आर्थिक उपयोग वो नहीं रोका जाए। तो ध्यान रखें, आर्टिकल ये नहीं कहता है कि खनिज को हम उनका खनन न करें और आर्थिक उपयोग न करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि अगली जनरेशन के लिए भी वो खनिज विरासत के रूप में जाए। तो ये दोनों पक्ष एक तरह से हमें देखने की जरूरत है। जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो खनिज की जो बिक्री होती है उसकी आय को सरकार राजस्व के रूप में दिखाती है या अपनी आय के रूप में मानती है। जबकि हम ध्यान रखें कि जब हम खनिज को बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ए और ये बी व्यक्ति है, मान लीजिए सी, तो अगर यहाँ मान लीजिए किसी ने खनिज को बेचा इस व्यक्ति को, अब इस व्यक्ति ने मान लीजिए यहाँ पर इसको बेचा, तो खनिज क्या है कि आप खनिज को विरासत के रूप में आपने पाया है, यानी पिछली जनरेशन ने जिस कोयले का या जिस लोहे का उपयोग नहीं करा है वो अगली जनरेशन को मिला है, और अगली जनरेशन उसका उपयोग करके जो हिस्सा बचेगा उसको अगली जनरेशन को दे रहा है। तो आप जो विरासत मिली है खनिज की उसी का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विरासत में मिली आपकी संपत्ति है उसकी पूर्ण रूप से बिक्री करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आपको कोई चीज विरासत में मिली है तो आगे की जो जनरेशन है वहां तक भी खनिज की ये विरासत पहुंचनी चाहिए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लोगों के जो सामान्य अधिकार हैं उनके बारे में तथ्य है कि हम संसाधनों का इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग न करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन बचे ही नहीं, क्योंकि हम संसाधन की एक विरासत है उसके क्रम में है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। अगर हम पूर्ण रूप से खनन करके उसको समाप्त करेंगे तो हम विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो खनिज का जो भी संसाधन है उसको विरासत के रूप में संरक्षित करके आगे की जनरेशन के लिए भी ले जाने की आवश्यकता है। खनिजों की अगर हम कीमतों की बात करें तो खनिज को जिस कीमत पर बेचा जाता है असली में, क्योंकि हम केवल उसके आर्थिक एक तरह से उपयोग के रूप में बेच रहे होते हैं, तो जब आप किसी एक खनिज को मान लीजिए बेचते हैं तो उसके कई तरीके के उपयोग होते हैं। तो बेचे जाते समय केवल एक आर्थिक सामान्य वैल्यू के आधार पर उसको बेचा जाता है, तो जो उसकी असली मूल्य है वो उसका नहीं बिकता है, बजाय उसके काफ़ी कम मूल्य पर एक तरह से उसको बेचा जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो खनिज है उनका सही मूल्य बाजार में नहीं दिया जा रहा है। तो असली में जो मूल्य होना चाहिए उससे काफ़ी कम में खनिज बाजार में बेचे जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एक तरह से गुटबंदी या लॉबिंग करना, या राजनीतिक जो एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी मान लीजिए औद्योगिक समूह है उसका किसी पार्टी को समर्थन है तो उनको एक तरह से वहां पर खनन के अधिकार देना, तो राजनीतिक रूप से एक तरह से जो काम किए जाते हैं, या भ्रष्टाचार से अगर हम बात करें तो ये सब कारण है कि जो खनिज संसाधन है उनके सही मूल्य एक तरह से नहीं मिल रहे हैं और बहुत कम मूल्य के आधार पर वो खनिज बेचे जा रहे हैं। जैसे एक आंकड़ा यहाँ पर वेदांत कंपनी के द्वारा दिया गया है कि गोवा के राज्य के जो खनिज हैं उनका 95% से अधिक जो मूल्य है वो समाप्त हो चुका है, यानी जो खनिज का असली मूल्य है उससे काफी कम में गोवा में जो खनिज है संसाधन उनको बेचा गया है। तो असली मूल्य का लगभग 95% निकल चुका है, केवल 5% आय के रूप में आया है, यानी 100 रुपए का खनिज जो बेचना चाहिए असली में बिका कितने का है?
5 रुपए का। तो 95 रुपए का जो मूल्य है वो बाजार की अन्य शक्तियां वो उपयोग कर रही हैं। तो अगर हम खनिज संसाधन को जब बेचते हैं तो हमें एक तरह से ये देखना पड़ेगा कि वो विरासत का एक तरह से भाग है। तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्य है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर मूल्य ज्यादा होगा तो आप ध्यान रखें कि जैसे 1 किलो कोई खनिज आप बेच रहे हैं तो उससे जो आपको मूल्य मिल रहा है, अगर उस मूल्य को आप 10 किलो जो खनिज सामान्य रूप में बेचा जा रहा है उसके बराबर कर दें तो होगा क्या कि 1 किलो के खनिज से हमको उतना पैसा मिलेगा जितना 10 किलो से मिल रहा है। तो ये जो 9 किलो खनिज है इसकी जो खनन करने की एक तरह से जो क्षमता है उसको हम घटा सकते हैं। ध्यान रखें जितना सस्ता होगा और उपयोगी होगा वो तेजी से खनन किया जाएगा। जैसे कोयले की बात करें तो कोयले के मूल्य अगर ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो उसका खनन अपने आप रुकेगा या उसमें कुछ कमी आएगी। तो जो असली मूल्य है खनिज का वो बाजार में नहीं जा रहा है, बहुत कम करके बाजार में बेचा जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो खनिज है उनका असली मूल्य है वो बाजार में नहीं पहुंच रहा है और वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये इसका कारण आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को या राजनीतिक रूप में जो गुटबंदी है या बिजनेसमैन या जो प्रशासन में लोग हैं उनके बीच में जो मिलीभगत है उसका एक कारण है। जैसा हमने अभी गोवा का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। जो भी सरकारें हैं वो खनिज से प्राप्त जो भी आय होती है उसको राजस्व के रूप में मानती हैं और व्यय करती हैं, जबकि अगर हम देखें तो ये न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जैसा हमने प्रारंभ में डिस्कस किया, जब हम खनिज की बात करते हैं तो इसका मूल्य विरासत के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो उस मूल्य के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो जब इस तरह की चर्चा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो भी खनिज बिच रहा है वो एक सामान्य रूप में मान लिया जाता है कि आय का स्रोत है या सरकार के लिए राजस्व का स्रोत है, जबकि उसके साथ साथ एक विरासत जो अगली जनरेशन में जानी है उसको भी बेचा जा रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो अगर हम विरासत के एक आधार पर देखें तो खनन की जो प्रक्रिया है वो बहुत न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। खनन को अगर बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इससे अन्य तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। देखिए खनिज मूल्य में जो कमी हो रही है वो तो एक नुकसान है ही है। यानी असली में जो 100 रुपए का खनिज बेचना चाहिए वो कितने का बिक रहा है, 5 रुपए का। तो 95 रुपए का नुकसान जरूर है, लेकिन अगर उसको हम अलग हटा दें तो उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो खनन के कारण जुड़ती हैं। जैसे पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जब पत्थर तोड़े जाते हैं, चट्टानें तोड़ी जाती हैं या पहाड़ी भागों को एक तरह से विस्फोट करके तोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी वहां पर प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। इसी के साथ साथ बाढ़ या भूकंप की संभावनाएं वो बढ़ने के लिए एक तरह से आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो ये स्थिति दिखाती हैं कि जो खनन है वो अन्य तरह की समस्याओं को भी जन्म देता है। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर खनिज संसाधन अधिक है और बड़ी खनन कंपनियां वहां पर खनन करना चाहती हैं, लेकिन वो क्षेत्र मान लीजिए एक घने जंगलों का क्षेत्र है, वहां पर मान लीजिए बाघ की प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है या कोई प्रमुख आदिवासी वहां पर जनजाति पाई जाती है। तो अगर वहां पर खनन अलाउ किया जाएगा तो वो चाहे जंगल का क्षेत्र हो, चाहे बाकी जनसंख्या हो या वहां पर रहने वाली जनजातियां हैं, वो सभी एक तरह से संकट में आ जाएंगी। तो वर्तमान में विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से जो जंगल हैं या जीव जंतु हैं और आदिवासी हैं उनको एक बाधा के रूप में मान लिया जाता है या ये कहा जाता है कि ये विकास के विरोधी हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आप खनन की बात कर रहे हैं तो ये एक विरासत है जो हम शेयर कर रहे हैं पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और आदिवासियों के साथ में। तो उसे हमें एक तरह से बनाए रखने की जरूरत है। अगर हम उनका जो भी अधिकार है इस संसाधन पर उसको डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का एक तरह से हनन है। तो इसी आधार पर आप ध्यान रखें कि जो खनन है उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं हमें नियंत्रित रूप में करने की जरूरत है। जब भी कोई खनिज बेचा जाता है, निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन, तो खनिज को जब हम निष्कर्षण या एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको बेचते हैं तो असली में उसका आर्थिक मूल्य लिया जा रहा है। उसकी जो विरासत है यानी एक खनिज को दूसरी जनरेशन तक जाना चाहिए उसका जो मूल्य है वो नहीं लिया जा रहा है और यही कहीं ना कहीं वास्तविक नुकसान को छिपाता है। तो आप विरासत का जो मूल्य है वो एक तरह से नहीं दे रहे हैं, आर्थिक मूल्य दे रहे हैं, तो विरासत अगली जनरेशन तक नहीं जाएगी। तो ये क्या है, ये एक तरह से अगली पीढ़ियों के लिए एक नुकसान है। खनन के क्षेत्र में जो छिपी हुई हानि है वो हमको नहीं दिखाई पड़ रही है और उसे हमें देखने की जरूरत है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। भारत में जो भी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यानी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए जो भी एक तरह से अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उनकी जो सजेस्ट करने की बॉडी है
उसमें एक तरह से जो भी मानक बनाए गए हैं रिपोर्टिंग के, उनमें एक तरह से परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि जो भी खनिज संसाधन का खनन किया जा रहा है उसमें विरासत अगली जनरेशन तक जाने के लिए जो उसका मूल्य है वो नहीं लिया जाता है, वो केवल आर्थिक मूल्य लिया जा रहा है कि इतने रुपए का खनिज है, वो संसाधन निकाला गया, उसको बेचा गया या उसका उपयोग किया गया। तो आप आर्थिक से संसाधन बात कर रहे हैं, उसका जो एक हेरिटेज या विरासत के रूप में मूल्य वो शामिल नहीं है। और ये कहने के दिखाता है कि हमारे यहाँ जो भी एक तरह से अकाउंटिंग या लेखा की जो मानक है उनमें समस्याएं हैं, तो वहाँ कुछ हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जब भी आप कोई भी खनिज का उपयोग कर रहे होते हैं, यानी खनन करने के बाद उसको बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उसमें छिपा हुआ जो विरासत मूल्य है उसको भी लेने की जरूरत है। ये आप तभी ले सकते हैं जब लेखा मानक जो है यानी अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कुछ परिवर्तन भारत में किया जाए। खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक ये है कि हम खनिज संसाधनों को केवल राजस्व का स्रोत ना माने, इसे साझा विरासत माने। यानी ये विरासत हम पेड़ पौधे जीव जंतु उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप चट्टान को तोड़कर कोई खनिज निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र पर आपके अलावा अन्य का भी अधिकार है। तो ये जो साझी विरासत है इसके संबंध में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। खनिज संसाधन अगर हम देखें तो ये एक तरह से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक साझा विरासत है। तो हमें कहना कि चोरी, नुकसान या बर्बादी जो हो रही है, खपत जो आवश्यकता से ज़्यादा हो रही है, उसको नियंत्रित करके हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए विरासत का मूल्य बनाए रख सकते हैं। और खनिजों को बचाने का हमारा जो कर्तव्य है, जो सतत विकास का हिस्सा है, उस पर हम एक तरह से खरे उतर सकते हैं। किसी भी तरह के खनिज को जब खनन करके बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उस प्रक्रिया में एक तरह से उद्देश्य होना चाहिए कि जो हानि है एक तरह से मूल्य में, वो क्या होनी चाहिए? शून्य। यानी जो विरासत के रूप में आप किसी खनिज को बेचकर कोई राजस्व प्राप्त कर रहे हैं वो मूल्य भी उसमें शामिल करें, केवल आर्थिक मूल्य शामिल ना हो। तो आर्थिक मूल्य के साथ साथ आप ध्यान रखें कि आप उसमें जो विरासत एक तरह से जो मूल्य है वो भी अगर शामिल कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मूल्य में शून्य एक तरह से हानि हुई। क्योंकि अगर विरासत का मूल्य शामिल नहीं है तो वो काफी बड़ा होता है। क्योंकि अगर आप खनिज संसाधन को अगली जनरेशन के लिए बचा रहे हैं तो वो खनिजों की एक विरासत को अगली जनरेशन तक ले जाने की प्रक्रिया को दिखाता है। लेकिन अगर आप अंधाधुंध बड़े पैमाने पर खनन करते हैं, अगली पीढ़ियों के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है कि जो विरासत के रूप में संसाधन आगे की जनरेशन में जा सकता है वो आप नहीं जाने दे रहे। तो ऐसी स्थिति में विरासत के रूप में जो खनिज संसाधन का मूल्य है वो आगे पास नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो खनिज संसाधन है उसके मूल्य में हमें शून्य हानि प्राप्त करनी होगी। वो तभी होगा जब आर्थिक संसाधन के साथ साथ खनिज संसाधनों को हम अगली जनरेशन के एक साझा विरासत के रूप में भी स्वीकार करें, तभी हम उसकी शून्य हानि को सुनिश्चित कर पाएंगे। राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि खनिजों का जो पूरा मूल्य है वो राज्यों को प्राप्त हो, केवल आर्थिक मूल्य नहीं, जो साझा विरासत का एक मूल्य है वो भी उनको मिलना चाहिए। और अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल नॉर्वे का है, जहां पर जो भी खनिज संसाधन से धन इकट्ठा होता है उसको फ्यूचर जनरेशन फंड में एक तरह से ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस फ्यूचर जनरेशन फंड का जो उपयोग है वो राष्ट्रीय पेंशन योजना के ढांचे में एक तरह से निष्क्रिय रूप से निवेश किया जा सकता है। तो नॉर्वे के द्वारा खनिज संसाधन का जो भी आय है वो एक कोष में रखा जा रहा है, उस कोष का उपयोग राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया कहीं ना कहीं खनिज संसाधनों का जो एक साझा विरासत मूल्य है उसको उपलब्ध कराने का काम करता है। क्योंकि जो भी खनिज एक तरह से आप इकट्ठा कर रहे हैं, कोशिश आपकी ये है कि उसका उपयोग अगली जो जनरेशन है वहां तक भी एक तरह से पहुंचेगा। और ऐसी स्थिति में जो विरासत मूल्य है वो भी एक तरह से आप यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि आपने खनिज संसाधन को बेचकर जो भी धन इकट्ठा किया है उसका एक तरह से आप उपयोग क्या कर रहे हैं? पेंशन देने के लिए। तो खनिज संसाधन सरकार ने बेचा, उससे जो पैसा प्राप्त हुआ उसको पेंशन में उपयोग किया जा रहा है। तो जो भी संसाधन बेचा जा रहा है उसका जो लाभ है वो अन्य लोगों को भी दिया जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखें, खनिज का उपयोग चाहे किसी के द्वारा किया जाए ये एक साझी विरासत है, तो उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। और वो तभी मिल पाएगा जब उसका मूल्य उचित रूप में लिया जाए। क्योंकि अगर आप आर्थिक मूल्य लेंगे तो खनिज का मूल्य ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे 10 रुपए का मान लीजिए आप कोई खनिज सामान्यता ले रहे हैं, लेकिन अगर आप साझी विरासत माने और मान लीजिए आप इसका 100 रुपए मूल्य लेते हैं तो आपने 10 गुना मूल्य लिया, तो इस 100 रुपए का आप उपयोग पेंशन या अन्य तरह के लाभ में दे सकते हैं। तो जो साझी विरासत है उसका जो आर्थिक उपयोग है वो आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो
खनिज मैंने उपयोग नहीं किया, आपने उपयोग नहीं किया, लेकिन जिसने उपयोग किया उसमें से कुछ संसाधन का पार्ट मुझे भी दिया गया, वो चाहे पेंशन के रूप में या अन्य आर्थिक लाभ के रूप में। तो ये सरकारें एक तरह से सुनिश्चित कर सकती हैं, जैसा नॉर्वे में एक तरह से किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं निष्पक्ष रूप से खनन, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थायी रूप में एक बड़ा लाभ दे सकता है। पहला कि ये पूंजी को बनाए रखेगा, क्योंकि अगर हम विरासत साझे रूप में खनिज को मानेंगे, ऐसी स्थिति में खनिज के रूप में जो पूंजी है वो कहीं ना कहीं रुकी रहेगी, तो वो भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी के रूप में हो सकती है। बचत दर में वृद्धि होगी, जिससे घरेलू पूंजी अधिक उपलब्ध होगी। देखिए बचत दर में वृद्धि कैसे है, जैसे हमने नॉर्वे का एग्जाम्पल लिया कि अगर हम खनिज संसाधन से जो आय प्राप्त हो रही है उससे लोगों को कुछ अगर हम अपनी तरफ से आर्थिक संसाधन देते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों को आमदनी बढ़ाता है। अगर लोगों की आमदनी बढ़ती है तो बचत की प्रक्रिया भी एक तरह से बढ़ेगी। बचत अगर बढ़ेगी तो ये घरेलू बाजार में पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाएगा। खनिज संसाधन में साझा विरासत का मूल्य अगर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें आने वाला जो मूल्य है वो बढ़ेगा, यानी खनिजों के मूल्य जो बढ़ाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो आमदनी है वो ज़्यादा दिखाई पड़ेगी और ये कहीं ना कहीं जोखिम को एक तरह से लेने की जो संभावना है उनको बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पर लाभ ज़्यादा दिख रहा है तो आप ज़्यादा जोखिम लेने के लिए भी तैयार हैं। खनिज संसाधनों में जो एक साझा विरासत है उसका मूल्य भी अगर खनिज को बेचे जाने में लिया जाने लगेगा तो ये कहीं ना कहीं जो उससे आय प्राप्त हो रही है उसको तो बढ़ाएगा, उसी के साथ साथ उस क्षेत्र में निवेश के माध्यम से जो जोखिम लेने की संभावनाएं हैं उनको भी वृद्धि एक तरह से वो करेगा। जो भी खनिज संसाधनों का लाभांश या लाभ का हिस्सा आएगा उस लाभ का कुछ भाग एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है कि भारत में एक सार्वभौमिक आधार, एक आय के रूप में लोगों को आर्थिक संसाधन दिए जाएं। तो अगर इस तरह से खनिज संसाधन से कोई आय प्राप्त होती है तो क्योंकि हमने बात क्या की कि खनिज क्या है, साझा विरासत है, तो जो खनिज को बेच खरीद रहा है उसके अलावा जो भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति खनिज संसाधन को खरीदता और बेचता है तो बी और सी डी को इसको पैसा क्यों मिलेगा? क्योंकि खनिज संसाधन सभी का साझा है। आपने कहीं पर खनिज संसाधन खरीद जरूर लिया लेकिन वो साझा विरासत है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, तो उन व्यक्तियों को भी उस साझा विरासत के बेचे जाने पर लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अगर हम बनाते हैं तो खनिज के माध्यम से जो भी आमदनी है उसको हम अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। तो साझा विरासत जो खनिज की है वो लोगों को एक साझा आय देने में मदद करेगी, तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी कहीं ना कहीं ला सकता है। अगर आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, लाभांश का हिस्सा एक बेसिक इनकम के रूप में लोगों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो असमानता है वो एक तरह से क्या होगी, कम होगी और हमारी जो आर्थिक प्रदर्शन है, आर्थिक स्थिति है उसमें एक तरह से वृद्धि आएगी। खनन में साझा विरासत की भाग को शामिल करने के बाद जो खनन की प्रक्रिया है वो बहुत आसान नहीं होगी, यानी खनन के माध्यम से धन प्राप्त करना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया को थोड़ा कहीं ना कहीं जटिल किया जाएगा। तो ये खनन की प्रक्रिया को आर्थिक रूप में ज़्यादा लाभ देगा, लेकिन खनन की जो तेज प्रक्रिया उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का कार्य भी करेगा। इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक निवेश है और जो कर प्रशासन है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभावी रूप में कुछ सुधार देखे जा सकते हैं। तो अगर खनिज संसाधन में जो उपयोग किया जा रहा है उसको निष्पक्ष बनाया जाए तो कई तरह से अर्थव्यवस्था में लाभ हो सकते हैं और माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में ये 6 गुना आर्थिक वृद्धि देगा। तो हमने ये जो 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं इनको आप 6 टाइम एक तरह से इकोनॉमी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था को 6 गुने रूप में एक तरह से मदद करेगा 6 अलग अलग जो फैक्टर हैं उनके माध्यम से। निष्पक्ष खनन के अगर हम सिद्धांतों को देखें तो संवैधानिक रूप में है। संविधान के द्वारा जो आर्थिक संसाधनों को सभी को उपलब्ध कराने के लिए एक तरह से कहा गया है, यानी जो भी एक तरह से मार्जिनलाइज या हमारे समाज में बिल्कुल कटा हुआ वर्ग है उनको भी आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, यह संविधान के माध्यम से कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो साझा विरासत का मूल्य सभी को देने की बात चल रही है, आर्थिक जो उपयोग खनिज का किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक स्थिति को मजबूत करेगा। इसी के साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। नैतिक, निष्पक्ष, सही और टिकाऊ एक तरह से जो खनन की प्रक्रिया है वो भी एक तरह से दिखाई पड़ेगी। घाटे में कमी होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। अगर निष्पक्ष खनन बढ़ेगा तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म या घोर पूंजीवाद है उस पर भी एक तरह से नियंत्रण होगा। देखिए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म या घोर पूंजीवाद का सिंपल सा मतलब यह है कि जोखिम लेकर कोई भी व्यापारिक जो संस्था या कोई व्यापार है वो कार्य नहीं कर रहा है, यानी व्यापारिक समूहों के द्वारा सत्ताधारी लोगों के साथ मिली भगत करके जब काम किया जाता है
और बड़े पैमाने पर लाभ कमाया जाता है तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म या एक तरह से घोर पूंजीवाद कहलाता है। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो सत्ता में लोग हैं और जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच में मिलीभगत होकर जब पूंजीवाद आगे बढ़ रहा होता है, यानी कुछ विशेष लोगों को ही अर्थव्यवस्था में कुछ काम करने की अनुमतियां दी जा रही हैं। जबकि जब हम बात करते हैं पूंजीवाद तो कोई भी व्यक्ति जो पूंजी के साथ में है वो व्यापार आसानी से कर सकता है। लेकिन जब आप क्रॉनिक कैपिटलिज्म के शिकार हैं तो ऐसी स्थितियों में कुछ विशेष पूंजी जो प्राप्त लोग हैं उन्हीं को आप एक तरह से सारे अधिकार दे रहे होते हैं, तो ये कहलाता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो इस तरह की स्थितियां भी एक तरह से रुकती हैं जब हम साझा विरासत मान लेते हैं खनिज को, क्योंकि उसका लाभ हम सभी को बांटना चाहते हैं। तो कुछ विशेष व्यापारिक वर्गों के पास सारी पूंजी इकट्ठी हो जाए क्रॉनिक कैपिटलिज्म के माध्यम से, उसको रोकने में भी ये जो खनिज का हम निष्पक्ष रूप में खनन करने की बात कर रहे हैं वो काफी सहायक हो सकता है। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में असमानता भी दूर होगी, क्योंकि आय बढ़ेगी। जो संसाधन आपकी विरासत में आपको मिला हुआ है और आपको उसका आर्थिक लाभ आज तक नहीं मिला है, अगर उसका लाभ आपको मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं समानता की स्थिति अर्थव्यवस्था में लाएगा। इसी के साथ साथ हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जागरूक होंगी, क्योंकि पिछली पीढ़ी ने जो भी विरासत है वो अगली जनरेशन तक पहुंचाया है। तो आप जो एग्जाम्पल सेट करते हैं वो आगे की जनरेशन भी उसको फॉलो करती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्थितियां सकारात्मक रूप में बनेगी। निष्पक्ष खनन का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास को बेहतर बनाएं। हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि संसाधनों का हम अपने ग्रह पर जितना उपयोग है अधिकतम रूप में करें और कहीं ना कहीं अगली जनरेशन के लिए स्थितियों को बहुत ज्यादा कठिन बना दें। तो अगर हम अगली जनरेशन का ध्यान रखते हुए अपना विकास करते हैं, जो सतत विकास की एक तरह से प्रक्रिया है, हम अपने संसाधन का सही उपयोग कर सकते हैं, असमानता दूर कर सकते हैं और आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको भी एक तरह से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये एक टास्क फोर्स गठित की गई है भारत सरकार के द्वारा जया जेटली के नेतृत्व में, और उनको कहा गया था कि भारत में विवाह करने की जो आयु है उसको एक तरह से परिवर्तित करने के बारे में वो अपने सुझाव दें। तो इसी समिति के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ को दी गई है और इसी संबंध में हम आर्टिकल में चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखें ये पेज नंबर 9 पर है। इसे जीएस पेपर 2 में एक तरह से आप सोशल इश्यूज के पार्ट पर ले सकते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट में सोसाइटी का जो हिस्सा है उसके साथ भी इसको एक तरह से आप जोड़ सकते हैं। अगर मैं इस टास्क फोर्स की बात करें जो विवाह की आयु को एक तरह से परिवर्तित करने के बारे में अपनी सलाह दे रहा है, तो इस टास्क फोर्स के बारे में वित्त मंत्री के द्वारा पिछले फरवरी 2020 में जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें कहा गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अपना जो भाषण दिया गया था उसमें भी इस टास्क फोर्स के बारे में जिक्र किया गया था। तो ये टास्क फोर्स जून में गठित किया गया था और अध्यक्ष जैसा हमने डिस्कस किया जया जेटली हैं। तो जया जेटली के नेतृत्व में ये जो टास्क फोर्स बनाया गया है इसकी रिपोर्ट जरूर आ गई है, लेकिन अभी इसके डिटेल पूरे बाहर नहीं आए हुए हैं और इसकी जो रिपोर्ट है वो 31 जुलाई 2020 को आनी थी, लेकिन आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें लगभग 5 से 6 महीने का डिले हो चुका है। तो ये रिपोर्ट अब पीएमओ के पास आई है, जल्द इसके डिटेल सामने आएंगे। तो प्रमुख रूप से जब ये टास्क फोर्स बनाने की बात आई तो माना जाता है कि इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो भारत में अगर हम देखें तो 18 वर्ष जो आयु की एक सीमा है, अगर हम बात करें लड़कियों के लिए, तो ऐसी स्थिति में मां बनने की उनकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम आयु में एक तरह से प्रारंभ होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो स्वास्थ्य है बच्चों को जन्म देते समय वो कहने के खतरे की स्थिति में रहता है। और भारत में कई राज्यों में अगर हम देखें तो मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो काफी ज्यादा है। इसी के साथ साथ जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी एक तरह से स्थिति काफी चिंताजनक है काफी राज्यों में। तो ये दिखाता है कि अगर बहुत कम उम्र में कोई लड़की मां बनती है तो ऐसी स्थिति में जच्चा बच्चा यानी मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को खतरा रहता है और ये मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की अधिकता कहीं ना कहीं दर्शाती है। इसमें हमने नियंत्रण जरूर किया है, लेकिन अभी भी हम अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख देशों के जो मानक है उससे नीचे हैं। तो वो स्थिति बनाने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम विवाह की आयु सीमा को बढ़ाते हैं तो मां बनने की जो एक संभावित एक वैधानिक आयु सीमा है वो अपने आप बढ़ेगी, यानी 18 से 21 साल। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मां के स्वास्थ्य और साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य दोनों पर एक तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और माना जा रहा है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ पोषण की स्थिति को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर आप कम आयु की स्थिति में मां बनते हैं तो आपका जो पोषण का स्तर है वो काफी खराब रहता है और अगर आप अधिक आयु की उम्र में मां बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पोषण के स्तर को मजबूत करते हैं जब आप मां बन रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में
आपका स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों अच्छा हो सकता है। तो पोषण की स्थितियां, चाहे माँ की बात करें या बच्चे की बात करें, उनकी मजबूती के लिए कहीं ना कहीं ये जो आयु सीमा है उसको बढ़ाने की एक प्रक्रिया पर सरकार विचार कर रही थी, और इसीलिए इस टास्क फोर्स को गठित किया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा सलाह दी जाए। तो इसी प्रमुख कह सकते हैं कारण है, ये प्रमुख कारण है जो कहीं ना कहीं आयु सीमा जो विवाह की उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसका कुछ विरोध भी है, यानी इसके साथ विवाद क्या जुड़ा हुआ है कि अगर 18 से 21 आयु सीमा की जाती है तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो पहला एक बड़ा विरोध यह है कि स्वयं निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है, मत का प्रयोग कर सकता है, तो उसको अपने जीवन में विवाह करने जैसा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए। तो अगर वो 21 साल कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार का जो दबाव है, जो विवाह की प्रक्रिया है, उसमें बढ़ेगा। और भारत में जैसे जैसे युवाओं में एक तरह से जागरूकता बढ़ रही है, या आप कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, या लोग ज़्यादा खुले विचारों के हो रहे हैं, तो विवाह के संबंध में उनके जो निर्णय हैं वो परिवार से अलग हटके हो रहे हैं, या परिवार के निर्णय से बिल्कुल अलग वो निर्णय कर रहे हैं। अगर 18 से 21 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में विवाह के लिए परिवार का जो दबाव है वो और ज्यादा बढ़ेगा। विवाह के लिए लड़कियां जो निर्णय अपना ले सकती हैं वो सीमा 18 से 21 साल तक पहुंच जाएगी, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लड़कियों के जो अधिकार हैं उनको एक तरह से यहां पर माना जा रहा है कि उसमें कुछ कटौती होगी। तो ये दो कह सकते हैं प्रमुख विवाद हैं जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह से जो उम्र सीमा उसको विवाह के लिए बढ़ाने के बहुत पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि अन्य तरह के जो उपाय हैं उनको किए जाएं, जिससे कि मातृ मृत्यु दर और बाल जो शिशु मृत्यु दर है उसको एक तरह से नियंत्रित करने में मदद मिले। तो टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट आई है उसके डिटेल आएंगे, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस रिपोर्ट के माध्यम से किस तरह से आयु सीमा विवाह की जो बढ़ाने की बात है लड़कियों के लिए उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। इसी हमारी चर्चा के आधार पर आप 150 शब्दों का एक प्रश्न लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए विवाह की आयु सीमा बढ़ाया जाना आवश्यक है, परंतु इसका विरोध भी प्रबल रूप में किया जा रहा है। आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो देखिए सशक्तिकरण के लिए किस तरह से लाभदायक हो सकता है, यानी अगर आयु सीमा 18 से 21 की जाएगी तो कहीं ना कहीं मां बनने की जो न्यूनतम आयु है वो बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का सशक्तिकरण आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में और स्वास्थ्य के रूप में वो मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं समाज में उनका योगदान और ज्यादा मजबूत होगा। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक पक्ष को दिखाता है। 18 से 21 साल अगर आयु सीमा बढ़ती है तो लड़कियों के लिए अपने निर्णय लेने के लिए, खासतौर पर शिक्षा की बात करें या अपने स्वयं के विकास के लिए, वो स्थितियां और ज्यादा बढ़ेंगी, उनको और ज्यादा समय सीमा मिल पाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें कि सामान्यतः अभी भी बाल विवाह की बड़ी परंपरा हमारे यहाँ चलती है, लेकिन 18 वर्ष के बाद सामान्यतः बहुत जल्दी विवाह करने की एक प्रक्रिया अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो वो प्रक्रिया 21 साल तक चली जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और आर्थिक रूप में जो सशक्तिकरण है लड़कियों का उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस रूप में आप बता सकते हैं। जहां तक विरोध की बात है तो विवाह या अन्य तरह के जो निर्णय हैं उनको लेने के लिए जो लड़कियां हैं उनको 21 साल की जो आयु है उसका इंतजार करना पड़ेगा, जो अभी 18 साल है। तो ऐसी स्थिति में उनके स्वयं निर्णय करने की जो क्षमता है उस पर परिवार का दबाव बढ़ेगा। इसे आप बता सकते हैं कि जो एक तथ्य जिसका विरोध किया जा रहा है कि आयु सीमा को नहीं बढ़ाया जाए। इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं, न्यू मानसून फॉरकास्ट मॉडल्स ऑन द एनविल। तो अगर हम मानसून की बात करें तो भारत में मानसून का जो नया मॉडल है उसको एक तरह से लाने की बात चल रही है। जो भी मानसून की यहाँ पर पूर्वानुमान लगाया जाता है, अगर हम बात करें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा जो एक तरह से पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उनके बारे में नए तरह के मॉडल पर विचार किया जा रहा है। अगर हम देखें तो 2019 की बात करें या 2020 की बात करें तो दोनों में ही सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। तो यहाँ पर जो मॉडल एक तरह से हैं वो बहुत सटीक रूप में अभी भी एक तरह से जो अनुमान है वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विचार किया जा रहा है, और 3 इस तरह के मॉडल हैं जिनके ऊपर विचार किए जा रहे हैं। तो 3 मॉडल अगर हम देखें तो 2 मॉडल तो डायनेमिक हैं, यानी एक तरह से गत्यात्मक हैं, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, और एक जो तीसरा मॉडल है वो स्टैटिस्टिकल है, यानी सांख्यिकी एक तरह से मॉडल है। तो 3 मॉडल है जिन पर विचार किया जा रहा है। तो पहला अगर हम देखें तो पहला जो मॉडल है ये 12 ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल पर एक तरह से आधारित है। तो विश्व के जो 12 अलग अलग वायु के जो तंत्र हैं उनके आधार पर एक सिंगल एक तंत्र बनाकर विश्लेषण किया जाएगा, और उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष मिलेंगे वो मानसून का पूर्वानुमान लगाने में उपयोग किए जाएंगे। तो ये तो पहला एक मॉडल है
डायनेमिक याद रखें। दूसरा अगर हम देखें, ए मॉडल दैट गॉग्स रेनफॉल बेस्ड ऑन द सी सरफेस टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक्स, यानी जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जो भी समुद्र की जो सतह का तापमान है उसके आधार पर जो भी वर्षा है उसका एक तरह से माप करके अनुमान लगाया जाएगा भारत में मॉनसून के बारे में। तो ये दूसरी प्रक्रिया है। तो ये दो हमारे क्या हो गए, डायनेमिक या गतिक मॉडल हो गए। और तीसरा अगर हम देखें तो ये जो मॉडल है ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है, ये सांख्यिकी मॉडल है और ये क्लाइमेट वेरिएबल्स पर आधारित है, यानी जो भी जलवायु एक तरह से जो कारक जो परिवर्तनीय है उनके ऊपर एक तरह से ये मॉडल आधारित है। जब हम बात करते हैं जलवायु के जो प्रमुख कारक हैं जो परिवर्तनीय हैं, तो मॉनसून से पहले इस तरह के कारकों के बारे में एक सांख्यिकी आंकड़ा देखा जाता है और अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स उनके माध्यम से मॉडलिंग की जाती है और सांख्यिकी मॉडल के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है। तो ये तीन इस तरह के मॉडल हैं जिन पर भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो विचार कर रहा है कि उनमें से किसको चुना जाए, जिसके आधार पर भारत में मॉनसून का जो पूर्वानुमान है उसको और सटीक रूप में एक तरह से आगे लाया जा सके। हम अपनी अगली न्यूज़ पर आते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट से हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनका श्रीलंका का दौरा है। इमरान खान का श्रीलंका का ये जो दौरा हो रहा है उसका उद्देश्य उनका ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के संबंधों उनको एक तरह से वो मजबूत करना चाहते हैं। ध्यान रखें, भारत श्रीलंका के जो संबंध हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं पाकिस्तान श्रीलंका से अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर आप ध्यान रखें, वो चाहे पुलवामा का टेरर अटैक हो या जम्मू कश्मीर के मामलों की बात करें, श्रीलंका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए श्रीलंका का समर्थन किसी भी पक्ष में भारत के खिलाफ प्राप्त कर पाएगा वो उसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन एक ऐसा तथ्य है जहां पर इमरान खान श्रीलंका को समर्थन देने की एक तरह से बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद की बात करें तो जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान सदस्य है, उसकी बैठक एक तरह से प्रस्तावित है जिनेवा में और उसमें श्रीलंका के लिए एक नया रेजोल्यूशन या नया प्रस्ताव पारित किया जाना है। ध्यान रखें कि श्रीलंका में जो भी तमिल समस्या है उसको लेकर एक विवाद यहाँ पर है। श्रीलंका में जो तमिल समस्या है उसका पूर्ण रूप से सफाया 2009 के पार्ट पर किया गया जब महिंदा राजपक्षे एक तरह से राष्ट्रपति थे और वहां पर जो श्रीलंका की सेना है उसने जो तमिल विरोधी हैं, खासतौर पर लिट्टे की बात करें, उनका पूर्ण रूप से सफाया किया। उस समय की जो सैनिक एक तरह से कार्रवाई की गई श्रीलंका की सेना के द्वारा उसमें मानवाधिकारों का हनन किया गया। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दबाव था, खासतौर पे जो मानवाधिकार परिषद है उसकी तरफ से। लेकिन महिंदा राजपक्षे के द्वारा इसको कभी स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन आगे चलकर जब उनकी सरकार बदली और मैत्रीपाल सिरिसेना राष्ट्रपति बने तब उनकी तरफ से 2015 में श्रीलंका सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया 30/1, जिसके माध्यम से सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की जो प्रतिबद्धताएं हैं वो एक तरह से व्यक्त की गई। और इसी के साथ साथ 2017 और 19 में दो और एक तरह के प्रस्ताव आए जिसमें श्रीलंका सरकार ने कहा कि वो मानवाधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धताएं बढ़ाएगा या मानवाधिकार के अगर हनन हुए हैं तो उनकी जांच करेगा और उनमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको एक तरह से दंडित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में श्रीलंका ने मानवीय अधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप की जांच के लिए एक विशेष वकील के साथ एक न्यायिक तंत्र की स्थापना की बात कही और एक विश्वसनीय न्याय प्रक्रिया में स्वतंत्र न्यायिक और अभियोजन संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी अगुवाई उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जानी जाती है। तो इस तरह के प्रस्ताव को एक तरह से श्रीलंका ने स्वीकार किया। तो ये स्थितियां मैत्रीपाल सिरिसेना के राष्ट्रपति रहते हुए तो सही थी, लेकिन 2019-20 के पार्ट पर अगर आप देखें तो जब से राजपक्षे बंधु, वर्तमान में देखें तो राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, तो राजपक्षे बंधुओं के दोबारा श्रीलंका में सत्ता में वापसी के बाद माना जा रहा है कि ये जो प्रस्ताव 2015 में लाया गया था इसको श्रीलंका सरकार एक तरह से स्वीकार नहीं करेगी। मानवाधिकार परिषद में ये जो प्रस्ताव है इसके संबंध में पाकिस्तान का समर्थन एक तरह श्रीलंका को मिल सकता है। इसी के साथ साथ हम सार्क की बात करें या हम बात करें कि जो भी एक तरह से क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर पाकिस्तान और श्रीलंका में समझौते जरूर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं भारत के साथ किसी भी संबंध में मामलों में तो यहाँ पर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा समर्थन श्रीलंका को नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में भारत श्रीलंका के जो संबंध हैं उनकी मजबूती कहीं ना कहीं पाकिस्तान को श्रीलंका का समर्थन, खासतौर पर अगर हम बात करें जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी पाकिस्तान का रुख है उसका समर्थन श्रीलंका नहीं करेगा।
क्योंकि इसके संबंध में कभी भी श्रीलंका का कोई बयान नहीं है और वो हमेशा भारत के पक्ष में एक तरह से और शांति और वार्ता के माध्यम से जो मुद्दे उनको हल करने के लिए एक तरह से पक्ष में रहा है। तो ये विजिट कहीं ना कहीं श्रीलंका का समर्थन पाकिस्तान प्राप्त करने के प्रयास में एक तरह से है। इमरान खान का यह दौरा पाकिस्तान और श्रीलंका के संबंधों की मजबूती करने और खास तौर पे भारत श्रीलंका के संबंध हैं उनमें एक तरह से कमियां ढूंढकर पाकिस्तान अपने आप को बढ़ाने का एक प्रयास यहां पर कर रहा है। और ये कोशिश कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार परिषद है वहां पर पाकिस्तान जो वर्तमान में सदस्य है उसका उपयोग वो श्रीलंका के लाभ के लिए करके कहीं ना कहीं श्रीलंका का समर्थन आने वाले समय में प्राप्त करना चाहता है। अगर हम अपने प्री की न्यूज देखें तो यहाँ पर इंडियन स्टार टॉर्टोइज की जो प्रजाति है वो 414 इस तरह के जो टॉर्टोइज उनको पकड़ा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंडियन स्टार टॉर्टोइज है। तो इसी के संबंध में हमने प्री का आपको क्वेश्चन दिया है। और उसके पहले अगर हम देखें तो ये जो टॉर्टोइज की प्रजाति है ये प्रमुख रूप से भारत पाकिस्तान श्रीलंका के जंगलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये कछुए की प्रजाति भारत पाकिस्तान और श्रीलंका में प्रमुख रूप से पाई जाती है और पालतू जानवर के रूप में एक तरह से इसका व्यापार ज्यादा किया जाता है। इसीलिए IUCN के द्वारा यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो रेड डाटा लिस्ट जारी करती है उसने इसको वल्नरेबल यानी खतरे के पास होने की स्थिति में डाल दिया है। तो बहुत खतरे में नहीं है लेकिन खतरे के लगभग संभावनाओं में ये आ चुका है। इसी के साथ साथ साइट्स के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी जीव जंतु पेड़ पौधों का व्यापार होता है उसको नियंत्रित करता है जिससे कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे खत्म होने की कगार तक न पहुंचे। तो साइट्स के द्वारा एक तरह से जो परसिस्ट वन है उसमें इस कछुए की प्रजाति को अपग्रेड किया गया है। तो इस कारण से क्या है कि माना गया है कि ये काफी खतरे की स्थिति में दिख रहा है। तो अब इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना उतना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़े पैमाने पर इसका व्यापार किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइट्स के द्वारा इसको परसिस्ट 1 में एक तरह से अपग्रेड कर दिया गया है जिससे कि इसका ज्यादा बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो पाए। इसी के साथ साथ एक संस्था ट्रैफिक है वर्ल्ड वाइड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसने भी वैश्विक स्तर पर माना है कि विदेशी पालतू जो व्यापार की हम बात करते हैं तो लगभग 6040 के आसपास इस तरह के जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज उनको पकड़ा गया है। तो माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ट्रैफिक अगर हम संस्था की बात करें तो ये जैव विविधता और सतत विकास दोनों के संदर्भ में जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार पर वैश्विक स्तर पर काम करने वाली एक NGO है। इसकी स्थापना 1976 में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इनके गठबंधन के रूप में की गई थी। तो ये सुनिश्चित करता है कि जंगली पौधे और जानवरों का जो व्यापार है इनका व्यापार इस तरह से किया जाए कि उनका संरक्षण भी हो पाए और उनके लिए किसी भी तरह का एक संकट ना आ पाए कि वो पूर्णतः समाप्त हो जाएं। तो ये अनुसंधान विश्लेषण और गाइडलाइन जारी करता है जिसके माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव और पेड़ पौधों का जो व्यापार है उसको एक तरह से रोकने और अपराध और तस्करी की जो स्थिति है उससे मुकाबला करने के लिए इस ट्रैफिक संस्था के द्वारा एक तरह से कार्य किए जाते हैं। तो हम इंडियन स्टार टॉर्टोइज के संबंध में आपको यहाँ पर प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। यह केवल भारत तथा पाकिस्तान में पाया जाता है। अभी हमने देखा भारत पाकिस्तान के साथ साथ यह पाया जाता है कहां पर, श्रीलंका में भी। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत क्योंकि श्रीलंका में भी है। दूसरा, इसे IUCN के द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। देखिए अभी हमने देखा वल्नरेबल यानी खतरे की स्थिति में है, एक्सटिंक्ट या विलुप्त नहीं हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों गलत है। आंसर आपका डी एक तथा तो दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो यहां पर केरल में अगर हम देखें तो CAG के द्वारा एक तरह से KIIF यानी केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड उसके द्वारा एक तरह से बजट से अलग जो उधार लिए गए हैं उस पर एक तरह से आपत्ति जताई गई है क्योंकि CAG का कहना है कि इसकी वैधानिक एक तरह से मंजूरी नहीं ली गई है क्योंकि जो भी राज्यों के द्वारा उधार लिए जाते हैं वो संवैधानिक रूप से एक तरह से बंधे हुए हैं और इसके लिए प्रमुख रूप से जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 293। तो उसी के संबंध में हम चर्चा देखते हैं। तो आर्टिकल 293 की अगर हम बात करें तो ये उपबंध कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए
प्रत्याभूति देने तक। यानी उधार लेने की बात करें या गारंटी की बात करें तो विधानमंडल के द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे उनके अनुसार एक तरह से राज्य जब उधार लेता है तो वो बंधा हुआ है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखें 293 फर्स्ट। सेकंड, भारत सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित किए जाएं किसी राज्य को उधार दे सकेगी या जहां तक अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। देखिए अनुच्छेद 292 के अनुसार एक तरह से संसद कुछ नियम बनाती है, तो उस नियम के अंतर्गत अगर उल्लंघन नहीं हो रहा है तो भारत सरकार राज्यों को उधार दे सकती है। वहां तक कि किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी। यानी राज्य उधार ले रहे हैं तो गारंटी केंद्र सरकार दे सकती है। ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारत की जाएंगी। यानी जो भी इस तरह से गारंटी या ऋण केंद्र सरकार राज्यों को दे रहा है ये आपका संचित निधि यानी इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि से एक तरह से लिया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल 293 सेकंड। थर्ड में देखें, अगर किसी राज्य पर कोई पुराना केंद्र सरकार का, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लीजिए कोई ए लोन है इसके पास, राज्य सरकार के पास। अब राज्य सरकार अगर कोई नया लोन लेना चाहता है तो पुराना जो बकाया है उसके कारण केंद्र सरकार चाहे तो उस पर रोक लगा सकता है कि आप इस तरह का ऋण अभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पर पुराना बकाया है। ये 293(3) में है। यदि किसी ऐसे उधार का जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी यानी गारंटी दी थी, कोई भाग अभी बकाया है तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा। तो यहां पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा सकती है कि राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के उधार नहीं ले पाएगी। और चौथा अगर हम देखें 293 का तो खंड 3 के अधीन सहमति उन शर्तों के अधीन यदि कोई हो दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे। यानी अगर किसी पर कोई बकाया पुराना ऋण है और केंद्र सरकार मान लीजिए ऋण देना भी चाहती है तो केंद्र सरकार की जो शर्तें होंगी उसके आधार पर राज्यों को ऋण दिया जाएगा। तो चौथा पॉइंट ये कहता है कि तीसरे में अगर किसी तरह की ऋण की स्थिति आती है तो वहां पर केंद्र सरकार की जो शर्तें होंगी उसके आधार पर राज्य को ऋण दिया जाएगा। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखें कि किस तरह से राज्यों को ऋण प्राप्त होता है या वैधानिक स्थिति उनकी यह है कि जब तक कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है या जो भी विधायी प्रक्रिया बनाई गई है उसके अंतर्गत उनको ऋण लेने की सहमति होती है, उससे अलग वो ऋण नहीं ले सकते हैं। जैसा कि सीएजी ने केरल में एक तरह से कहा है कि बिना विधायिका की अनुमति के उनके द्वारा बजट से बाहर जाकर ऋण लिया गया है जो संवैधानिक नहीं है। इसी संबंध में हमारा प्री का क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 293 फर्स्ट के तहत राज्य सरकार विधायिका द्वारा तय सीमा के अंदर ही उधार ले सकते हैं या दिए गए ऋण की गारंटी दे सकते हैं, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, केंद्र सरकार अनुच्छेद 293(3) के तहत किसी राज्य के ऋण पर रोक लगा सकता है यदि उसका पूर्व ऋण बकाया है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों सही है, आंसर है आपका सी, एक तथा दो दोनों सत्य हैं। तीसरा देखिए, यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा एक एफिडेविट जारी किया गया है जिसके माध्यम से उत्तराखंड में जो 4 धाम की यात्रा के लिए जो सड़क मार्ग है उसको चौड़े रूप में एक तरह से बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसी के संबंध में हमारा प्री का क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। 4 धाम धार्मिक स्थलों को आदि शंकराचार्य के द्वारा घोषित किया गया था, सही स्टेटमेंट है। छोटा 4 धाम स्थल उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। देखिए ये जो इलाका उत्तराखंड का जो ऊपरी भाग है वो गढ़वाल का पार्ट और निचला हिस्सा कुमायूं का, तो गढ़वाल के क्षेत्र में एक तरह से ये जो हमारे छोटा 4 धाम के क्षेत्र हैं वो प्रमुख रूप से आते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी, एक तथा दो दोनों सत्य हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। तो यमन में अगर हम देखें तो जो एक तरह से जो स्थिति वहां पर एक गृह युद्ध की चल रही है तो वहां पर प्रमुख रूप से जो विद्रोह करने वाले हाउथी विद्रोही हैं उनके द्वारा एक तरह से 100 यमन सरकार के जो सैनिक है उनकी हत्या की गई है। देखिए यमन की अगर हम बात करें तो 1990 में दक्षिण यमन और उत्तर यमन में जो साम्यवादी सरकार थी उनके विलय के बाद यमन का एक तरह से गठन हुआ। 2011 में अगर हम देखें तो अरब देशों में लंबे समय से जो शासन कर रहे थे शासक, उनके खिलाफ एक तरह का जन विद्रोह शुरू हुआ जो ट्यूनीशिया और मिस्र में प्रमुख रूप से शुरू हुआ और इसके बाद यमन में भी हुआ। और उस समय लंबे समय से यमन के राष्ट्रपति थे अली अब्दुल्ला सालेह, उनको अपने पद से हटना पड़ा और आगे चलकर जो ये अस्थिरता हुई इसी कारण से हाउथी विद्रोही हैं उन्होंने एक तरह से यमन में अपना जो विद्रोह है वो बढ़ा दिया। और हाउथी विद्रोही अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से इस मैप को अगर आप देखें तो हाउथी जो विद्रोही हैं वो एक तरह से उत्तरी
और जो पश्चिमी पार्ट है उस पर नियंत्रण उन्होंने रखा हुआ है। खासतौर से यमन की राजधानी जो सना है वो उनके नियंत्रण में है। जबकि अगर हम दक्षिणी पार्ट पर देखें तो ये कलर आप देखें डार्क में, तो ये सऊदी अरब के एक तरह से जो समर्थन से सरकार है वो दक्षिणी भाग में ये इलाका जो देखें यहां पर प्रमुख रूप से विस्तारित है। तो यमन के संबंध में जो हाउती विद्रोही हैं उन्हीं के संबंध में हमने प्री का आपको क्वेश्चन दिया है। हाउती विद्रोही देश की राजधानी तथा उत्तर और पश्चिमी भाग को नियंत्रित करते हैं। तो किस देश का? आंसर क्या है? यमन। तो यमन देश की राजधानी सना पर नियंत्रण है और साथ साथ उत्तर और पश्चिमी जो भाग है वहां पर एक तरह से इनका नियंत्रण स्थापित है। तो ये हमारे 19 जनवरी 2021 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।